नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजप्रीत। स्वागत है आपका LIS विद राजप्रीत के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने जो VMOU कोटा है उसकी एक सीरीज स्टार्ट की है BLIS कोर्स के लिए, जिसमें हम BLIS की सभी पुस्तकें इसी यूट्यूब चैनल पर पढ़ने वाले हैं। जिसमें हमने सर्वप्रथम BLIS 0 फर्स्ट बुक है जिसका नाम है पुस्तकालय एवं समाज, उसका पहला चैप्टर कल कंप्लीट कर लिया था। आज हम शुरू करेंगे दूसरा चैप्टर जिसका नाम है पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। उद्देश्य इस इकाई के निम्नलिखित उद्देश्य हैं: पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों के महत्व से परिचित होना, पुस्तकालय के 5 सूत्रों को जानना और उनके संदेश एवं निहितार्थों को समझना, पुस्तकालय सेवा के नियोजन, संचालन एवं प्रबंधन में इन सूत्रों की भूमिका को समझना, आवश्यकता पड़ने पर इन 5 सूत्रों को प्रयोग करके समस्याओं का समाधान करना। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र। यह जो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, यह डॉक्टर एस आर रंगनाथन की सर्वप्रथम पुस्तक है, जिसका सूत्रपात 1924 में हुआ था तथा इसका प्रतिपादन है वो 1928 में किया गया था। लेकिन इसका सर्वप्रथम प्रकाशन सन 1931 में इसका सर्वप्रथम प्रकाशन हुआ था। संरचना: इस सूत्र के अंदर पहले विषय प्रवेश, इस चैप्टर के अंदर पहले विषय प्रवेश, फिर इसमें जो 5 सूत्र हैं। पहला सूत्र है बुक्स आर फॉर यूज, ग्रंथ उपयोग के लिए। दूसरा सूत्र है ग्रंथ सर्वार्थ है, बुक्स आर फॉर ऑल, प्रत्येक पाठक को उसका अभीष्ट ग्रंथ प्राप्त हो, एवरी रीडर हिज या हर बुक। तीसरा सूत्र है प्रत्येक ग्रंथ को उसका उपयुक्त पाठक प्राप्त हो, एवरी बुक इट्स रीडर। चौथा सूत्र है पाठक का समय बचाओ, सेव द टाइम ऑफ रीडर। पांचवा सूत्र है पुस्तकालय एक विकासशील संस्था है, लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, ये ऑर्गेनिज्म होगा। क्योंकि डॉक्टर रंगनाथन ने पुस्तकालय को एक जीव की भांति बताया है। विषय प्रवेश: सर्वप्रथम इसके पुस्तकालय विज्ञान के जो 5 सूत्र है, इसकी बेसिक जानकारी के अंदर देखते हैं कि इसकी जो प्रस्तावना है वह PS शिवस्वामी अय्यर द्वारा लिखी गई थी और इसकी भूमिका WCB शेयर्स द्वारा लिखी गई थी। WCB शेयर्स, जिन्हें वर्गीकरण का व्याकरणाचार्य भी कहा जाता है, और जिनकी एक बुक आई थी कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें इन्होंने 43 कैनन बताए थे। और इसका प्रकाशन जो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, इसका प्रथम प्रकाशन 1931 में किया गया था। और लेकिन उससे पहले इसका प्रतिपादन, इसको प्रस्तुत किया गया था 1928 में मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई में। अब हम एक एक करके इसके जो 5 सूत्र हैं उनको पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। पुस्तकालय विज्ञान के सूत्रों में 5 संक्षिप्त आधारभूत कथन समाविष्ट हैं। इनमें निहित विचारों की स्पष्टता और दबंगता वास्तव में उल्लेखनीय हैं। वैसे यह कथन अत्यंत सरल दृष्टिगोचर होते हैं, परंतु वास्तव में अत्यंत जटिल है। ये पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान के शिक्षण के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ये पुस्तकालय के आधारभूत सूत्र हैं जो पुस्तकालय विज्ञान के सिद्धांतिक पक्ष को एकीकृत करने के लिए युक्तिपूर्ण कथन प्रदान करते हैं। इनकी सहायता से हम स्वसिद्ध सिद्धांत, पोस्टुलेट्स, उपसूत्र, कैनन और सिद्धांतों की निष्पत्ति कर सकते हैं, जो पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोज्य होते हैं। यह सूत्र पुस्तकालय विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के शिक्षण के लिए उपयोगी सिद्ध हुए हैं और पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान के क्रियान्वयन में भी मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इस प्रकार सिद्धांतिक और क्रियात्मक पक्ष के विकास में भी इनका प्रभाव रहा है। यह सूत्र भविष्य में भी प्रेरणा और मार्गदर्शन के स्रोत रहेंगे। पुस्तकालय विज्ञान के प्रत्येक शिक्षक, छात्र और ग्रंथालय को इनका निहितार्थों पर विचार करना
चाहिए। पंचम सूत्र जो 5 लॉज हैं, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों का प्रतिपादन भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक श्याली रामामृत रंगनाथन एस.आर. रंगनाथन ने किया था। इनका प्रतिपादन किसने किया था? तो एस.आर. रंगनाथन ने, जो कि भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक कहे जाते हैं। इसका प्रतिपादन सन 1928 में किया गया था और मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई में इनका प्रतिपादन का अर्थ होता प्रस्तुत करना। इनको मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई में सन 1928 में प्रस्तुत किया गया था। रंगनाथन एक सर्वोत्कृष्ट पुस्तकालय वैज्ञानिक थे। आपने पुस्तकालय विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिक विधि को प्रयोग किया और इस उद्देश्य के लिए उन्होंने आदर्श सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जिनको सूत्र, लॉज, उपसूत्र, कैनन और सिद्धांतों प्रिंसिपल का नाम दिया। आदर्श सिद्धांतों को रंगनाथन ने क्या कहा? सूत्र, उपसूत्र और सिद्धांत। आपने सूत्र, उपसूत्र और सिद्धांत नामक शब्दों का उपयोग एक विशेष संदर्भ में किया। सूत्र, लॉज मुख्य वर्ग के संदर्भ में अर्थात मेन क्लास के संदर्भ में, जैसे अर्थशास्त्र, भौतिकी, रसायन और पुस्तकालय विज्ञान आदि। उपसूत्र मुख्य वर्ग के विभाजन के प्रथम क्रम में, जैसे वर्गीकरण, सूचीकरण आदि। सिद्धांत मुख्य वर्ग के विभाजन के द्वितीय क्रम में तथा बाद के क्रमों में, जैसे वर्गीकरण में मुख्य अनुक्रम, फैसिट सीक्वेंस। रंगनाथन ने सन 1924 में इस पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों की पकड़ कर ली थी, अर्थात 1924 में ही इनका सूत्रपात हो गया था। इस बुक का जो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, इस बुक का जन्म तो 1924 में ही हो गया था, परंतु उनका अभिव्यक्तिकरण, उनका जो प्रतिपादन है उसको प्रस्तुत किया गया सन 1928 में अन्नामलाई, मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई में। सन 1931 में 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के नाम से इनका प्रकाशन हुआ। इसका प्रकाशन हुआ सन 1931 में, जिसका नाम था 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र। ये एक वरेण्य ग्रंथ अर्थात क्लासिक है, जो 5 सूत्रों और उनके निहितार्थों को विस्तार से वर्णित करता है। ये सूत्र पुस्तकालय विज्ञान को वैज्ञानिक अभिगम प्रदान करते हैं। कालांत में रंगनाथन ने इन सूत्रों को अपनी समस्त रचनाओं में प्रयोग किया और ये पुस्तकालय विज्ञान रूपी विशाल भवन के 5 स्तंभ बन गए, जिन पर वह प्रस्थापित है। ये 5 सूत्र पुस्तकालय विज्ञान की आधारशिला हैं। ये जो 5 सूत्र है वो क्या पुस्तकालय विज्ञान की आधारशिला हैं और पुस्तकालय विज्ञान, पुस्तकालय सेवा और पुस्तकालय व्यवसाय की किसी भी समस्या के निराकरण हेतु प्रयोज्य है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि इनमें भूत, वर्तमान और भविष्य के समस्त पुस्तकालय व्यवहार सन्निहित हैं। नवागत व्यवहार के लिए वे सदैव प्रयोज्य हैं। ये सूत्र निम्नानुसार हैं। जो 5 सूत्र वो कौन कौन से हैं? पहला है बुक्स आर फॉर यूज, ग्रंथ या पुस्तक उपयोगार्थ है, उपयोग के लिए। ग्रंथ सर्वार्थ है, बुक्स आर फॉर ऑल, अथवा प्रत्येक पाठक को उसका अभीष्ट ग्रंथ प्राप्त हो। एवरी रीडर हिज या हर बुक, प्रत्येक पाठक को उसका अभीष्ट ग्रंथ प्राप्त हो। उसका दूसरा नाम क्या है? बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो उसका दूसरा नाम है ग्रंथ उपयोगार्थ। ग्रंथ सर्वार्थ है अर्थात बुक्स आर फॉर ऑल, पुस्तकें सभी के लिए है। तीसरा एवरी रीडर इट्स, एवरी बुक इट्स रीडर, प्रत्येक ग्रंथ को उसका उपयुक्त पाठक प्राप्त हो। पहला सूत्र है ग्रंथ उपयोग के लिए है, दूसरा है ग्रंथ सभी के लिए है तथा प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक प्राप्त हो। तीसरा है प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक प्राप्त हो और चौथा है पाठक का समय बचाओ। और पांचवा है पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। पांचवा है पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। लाइब्रेरी ये ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ये ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिज्म अर्थात जीव। टिप्पणी, वर्तमान प्रसंग में अंग्रेजी के शब्द बुक के स्थान पर डॉक्यूमेंट शब्द का उपयोग अधिक समीचीन होगा, क्योंकि यह विस्तृत भाव का द्योतक है। पॉलिन ए अथर्टन ने इन 5 सूत्रों का समालोचनात्मक परीक्षण अपने सुविख्यात ग्रंथ पुटिंग नॉलेज टू वर्क में किया। पुटिंग नॉलेज टू वर्क बुक किसकी है? तो पॉलिन ए अथर्टन ने, पॉलिन ए अथर्टन की बुक का क्या नाम है? पुटिंग नॉलेज टू वर्क।
इसमें उन्होंने क्या किया, 5 सूत्रों का समालोचन परीक्षण किया। अब हम एक एक करके इन 5 सूत्रों को पढ़ेंगे। सर्वप्रथम है पहला सूत्र। इन सूत्रों में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है इनके सब पॉइंट। बहुत बार परीक्षा में हर पेपर के अंदर, जो कि लाइब्रेरी साइंस का चाहे ऑल इंडिया कोई भी पेपर है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है इस टॉपिक से, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से ऑल इंडिया के अंदर, ऑल इंडिया लाइब्रेरी साइंस का जो भी पेपर होता है उसमें 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, चाहे वो यूजीसी नेट का क्यों ना हो। अब प्रथम सूत्र, बुक ग्रंथ उपयोगार्थ है, बुक्स आर फॉर यूज। इसके हम पहले सब पॉइंट देखते हैं। तो इसमें पहला तो आएगा पुस्तकालय की स्थिति, पुस्तकालय लाइब्रेरी लोकेशन, और फिर आएगा मुक्त प्रवेश प्रणाली ओपन एक्सेस सिस्टम, पुस्तकालय खुलने का समय लाइब्रेरी ओपनिंग हॉर्स, पुस्तकों का चयन बुक सिलेक्शन, पुस्तकालय उपस्कर या भवन लाइब्रेरी फर्नीचर एंड बिल्डिंग, और उसके बाद में पुस्तकालय कर्मचारी लाइब्रेरी स्टाफ भी इससे संबंधित है, निःशुल्क उपलब्धता भी इससे संबंधित है। प्रथम सूत्र जो कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने एडवर्ड बी रोस को समर्पित किया था। इस सूत्र को डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने एडवर्ड बी रोस को समर्पित किया था। पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम सूत्र एक अत्यंत सरल कथन है जो स्पष्ट है और सभी लोग इससे सहमत होंगे। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की राय में भी किसी पुस्तकालय का महत्व पाठ्य सामग्री का उपयोग विस्तार से, न कि ग्रंथों की भ्रामिक संख्या से निर्मित होता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या राय दी है कि किसी पुस्तकालय का महत्व पाठ्य सामग्री के उपयोग विस्तार से, न कि ग्रंथों की भ्रामिक संख्या से निर्णित होता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि जो पुस्तकालय का महत्व है वो वहाँ की पाठ्य सामग्री के उपयोग से है, ना कि किसी ग्रंथों की भ्रामिक संख्या से। व्यवहार में सूत्र की प्राचीन काल में और मध्यकाल में पूर्णतः उपेक्षा होती रही है। पुस्तकालय को ग्रंथों का भंडार गृह माना जाता था प्राचीन काल में, और ग्रंथालय का प्रमुख कार्य ग्रंथों का परिरक्षण, उनका संरक्षण होता था। वे ग्रंथों का उपयोग करने के लिए जनसाधारण को तनिक भी प्रोत्साहित नहीं करता था, क्योंकि उन्हें लगता था कि यदि कोई ग्रंथों का उपयोग करेगा तो वह उन्हें नष्ट कर देगा, उन्हें फाड़ देगा। दूसरे शब्दों में ग्रंथों के उपयोग का पक्ष गौण और सुरक्षा का पक्ष प्रबल होता था, क्योंकि प्राचीन काल में पक्ष सुरक्षा की दृष्टि से रखे जाते थे, न कि उपयोग के लिए। इसका मुख्य कारण ग्रंथों का मूल्यवान, लभ्य तथा अपर्याप्त होना था। मुद्रण के आविष्कार से, जब से मुद्रण का आविष्कार हुआ, उपरोक्त स्थिति समाप्त हो गई और ग्रंथ मूल्यवान हुए, लभ्य और अपर्याप्त नहीं रहे। अब अनेक प्रगतिशील और विकसित देशों में पुस्तकालय संबंधी दृष्टिकोण में क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया है, परंतु कहीं कहीं अभी भी पुराने दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं हुआ है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। आज निःशुल्क जन पुस्तकालय सेवा प्रदान करना राज्य और सरकार का आवश्यक कार्य माना जाता है। आधुनिक पुस्तकालय ग्रंथों का अर्जन, प्रस्तुतिकरण आदि उनके उपयोगार्थ प्रस्तुत करते हैं। पुस्तकालय में अबाध प्रवेश प्रणाली ओपन एक्सेस सिस्टम अपनाई जाने लगी है। ग्रंथ पाठकों के घर भेजे जाते हैं। चल पुस्तकालय सेवा संचालित की जाती है। आधुनिक पुस्तकालय का दायित्व प्रत्येक संभाव्य पाठक को वास्तविक पाठक और पुस्तकालय आने का अभ्यस्त ज्ञान है। प्रथम सूत्र ने पुस्तकालय संबंधी निम्नलिखित बातों को प्रमुख रूप से प्रभावित किया और उनमें आमूलचूल परिवर्तन कर दिया। अब जो ये पॉइंट है ना, उनसे क्वेश्चन आता ही आता है। पहला, पुस्तकालय भवन का स्थान निर्धारण और निर्माण। ये एक बार पूछा गया था यूजीसी नेट के अंदर कि पुस्तकालय भवन का स्थान निर्धारण, पुस्तकालय की स्थिति या पुस्तकालय की लोकेशन पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र से संबंधित है, जिसका आंसर था फर्स्ट लॉ, प्रथम सूत्र, जिसका नाम था पुस्तकें उपयोग के लिए है। दूसरा इसमें आता है पुस्तकालय कार्यकाल, फिर है पुस्तकालय उपस्कर और साज सज्जा। ये एक बुक का नाम है जो आर एन टैगोर द्वारा लिखी गई है, फंक्शन ऑफ ए लाइब्रेरी,
कमेटी एड्रेस चेयरमैन थे। रिसेप्शन कमेटी थी। ऑल इंडिया लाइब्रेरी हेल्ड एट कलकत्ता 1938 के अंदर इसका प्रकाशन हुआ था। पुस्तकालय के नियम विनियम रूल रेगुलेशन ये भी फैक्ट सूत्र से संबंधित है। लाइब्रेरी स्टाफ भी फैक्ट सूत्र से संबंधित है और बुक सिलेक्शन भी फैक्ट सूत्र से संबंधित है। फिर है सेल्फ अरेंजमेंट, किताबों का सेल्फ रखना और उच्च द्वार प्रणाली, ओपन एक्सेस सिस्टम, रेफरेंस सर्विस और अनुरक्षण मेंटेन इसका करना, ये भी फैक्ट सूत्र से संबंधित है। अब एक एक पॉइंट को हम विस्तार से पढ़ेंगे। पहला, पुस्तकालय भवन का स्थान निर्धारण और निर्माण मान्यता। यह मान्यता है कि पुस्तकालय भवन का निर्माण शांत तथा निरापद स्थान पर होना चाहिए। इससे पुस्तकालय में शांत वातावरण की स्थापना होगी। केवल अध्ययनशील विद्यानुरागी व्यक्ति ही पुस्तकालय में आएंगे और पाठ्य सामग्री सुरक्षित रहेगी। परंतु प्रथम सूत्र अर्थात ग्रंथों के उपयोग की दृष्टि से यह विचार भ्रामक तथा त्रुटिपूर्ण है। यदि ग्रंथों का अधिकाधिक उपयोग वांछित है तो जन पुस्तकालय भवन निर्माण ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहाँ जन साधारण सुविधापूर्ण पहुंच सके अथवा अन्य पाठक आवश्यक कार्य वहां जाते ही हों। उदाहरणार्थ आवश्यक सामग्री खरीद प्राप्त करने। पुस्तकालय भवन का स्थान निर्धारण, इसमें यही बताया गया है कि पुस्तकालय किसी ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां पर वहां पर रखी पुस्तकों का पाठक अधिक से अधिक उपयोग कर सके, ताकि जो रंगनाथन द्वारा जो फैक्ट सूत्र दिया गया उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो सके। इसी प्रकार विश्वविद्यालय पुस्तकालय को केंद्रित स्थान पर, जो कि यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर पुस्तकालय कहाँ पर होना चाहिए? केंद्र के अंदर, जो विभिन्न अध्ययनशालाओं और छात्रावासों सुविधापूर्ण जुड़ा हो, अवस्थित करना चाहिए। विद्यालय तथा महाविद्यालय पुस्तकालय और विशेष पुस्तकालय में दूरी की कोई विशेष समस्या नहीं है। पुस्तकालय भवन कार्यशील होना चाहिए। वह भली प्रकार नियोजित और आकर्षक होना चाहिए और सरलता से उपयोगकर्ता की पहुंच में होना चाहिए। उसका बाह्य और आंतरिक स्वरूप आकर्षक एवं वायु तथा प्रकाश का समुचित प्रबंध होना चाहिए। लाइब्रेरी ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि प्रकाश पूर्णतः आना चाहिए। पुस्तकालय भवन में पूर्ण तथा सुखकर वातावरण निर्मित होना चाहिए। उसमें समस्त विभागों के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए। एक विशाल जन पुस्तकालय में व्याख्यान कक्ष और अध्ययन परिमंडलों के लिए स्थान होना चाहिए। एक जो विशाल पुस्तकालय उसमें क्या क्या, एक तो कक्ष और अध्ययन परिमंडलों के लिए स्थान होना चाहिए और उसमें प्रत्येक विभाग के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए। और विश्वविद्यालय और महाविद्यालय पुस्तकालयों में शोध अध्येताओं का अध्ययन प्रकोष्ठों की व्यवस्था होनी चाहिए, अर्थात जो छात्र शोध करने आए हैं उसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए विद्यालय और महाविद्यालय पुस्तकालयों में। उचित हो यदि पुस्तकालय भवन वातानुकूलित एयर कंडीशनर करवा लिए जाएं। पुस्तकालय की तुलना बैठक कक्ष से की जाती है। पुस्तकालय की तुलना कैसे की जाती है? बैठक कक्ष, ड्राइंग रूम से। जिस प्रकार किसी घर में सर्वोत्तम और सुंदर कक्ष बैठक कक्ष होता है, किसी नगर, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय अथवा विद्यालय में वह स्थान पुस्तकालय का है। पहला पॉइंट था, इसका नाम था पुस्तकालय भवन का स्थान निर्धारण। पुस्तकालय भवन कहाँ होना चाहिए? जो विश्वविद्यालय उसके केंद्र में, विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के केंद्र में होना चाहिए। पुस्तकालय का कार्यकाल। अब पुस्तकालय कब और कितने बजे क्या टाइम खुलने चाहिए, ये इस पॉइंट के अंदर बताया गया है। यदि पुस्तकालय पाठ्य सामग्री का अधिकतम उपयोग करवाना है तो पुस्तकालय को अधिक से अधिक दिनों और समय तक खोलना पड़ेगा। यदि संभव हो तो वर्ष में 365 दिन, वर्ष में 365 दिन प्रातः 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक पुस्तकालय खुला रखना चाहिए। ऐसी स्थिति में उपयोगकर्ता सुविधापूर्वक पुस्तकालय सेवाओं का भरपूर उपयोग कर सकेंगे। मध्यकालीन युग में पुस्तकालय को कभी कभी साफ सफाई करने को खोला जाता था, अर्थात जो मध्यकालीन युग था उसमें पुस्तकालय को कभी कभी खोला जाता था, वो भी किस लिए? साफ सफाई करने के लिए। लेकिन वर्तमान में पुस्तकालय 365 दिन खुले रहने चाहिए। सुबह 8 से लेकर रात के 10 बजे तक पुस्तकालय खुला
रखना चाहिए। कुछ पुस्तकालय कुछ सीमित दिनों में कुछ घंटों के लिए खुलते थे और वह समय पाठकों को सुविधाजनक नहीं होता था। निस्संदेह इस प्रकार प्रथम सूत्र की अवहेलना की जाती रही। अब इस विचारधारा में आमूल-चूल परिवर्तन हो गया। देश विदेश में आज अनेक पुस्तकालय प्राधिकरण जो प्रथम सूत्र में आस्था रखते हैं अपने पुस्तकालयों को प्रतिदिन रविवार तथा अन्य अवकाशों सहित प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुला रखते हैं। वर्तमान में अनेक विश्वविद्यालय और महाविद्यालय पुस्तकालय तो रात्रि में 11 बजे तक खुले रहते हैं। जो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के पुस्तकालय है वह तो कई बार रात के 11 बजे तक भी खुले रहते हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन का पुस्तकालय पाठकों के लिए 24 घंटे खुला रहता है। जो यूनिवर्सिटी कॉलेज कहाँ का लंदन का पुस्तकालय पाठकों के लिए 24 घंटों अर्थात दिन और रात वह खुला ही रहता है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पुस्तकालय उस समय अवश्य खुला रहना चाहिए जब उपयोगकर्ता के पास खाली समय हो। जन पुस्तकालय सायं और रात्रि के समय अवश्य खुले रहने चाहिए। जो पब्लिक लाइब्रेरी है वो शाम को और रात को तो अवश्य खुली रहनी चाहिए। दूसरी ओर शैक्षणिक पुस्तकालयों को कक्षा लगने के बाद खुला रखना चाहिए। परीक्षाओं में कुछ दिन पूर्व उनका कार्यकाल बढ़ा देना चाहिए। यानी कि परीक्षा के दिनों में जो शैक्षणिक पुस्तकालय उनका कार्यकाल बढ़ा देना चाहिए। फिर पुस्तकालय उपकरण फर्नीचर तथा साज सज्जा इक्विपमेंट्स उपकरण तथा साज सज्जा उपयोगी आरामदेह और आकर्षक होनी चाहिए। इसमें भारतीय मानक संस्थान के मानकों का पालन करना चाहिए। भारतीय मानक संस्थान ने पुस्तकालय फर्नीचर के लिए कुछ मानक दिए हैं, उनका पालन करना चाहिए। पुस्तकें रखने की अलमारियां बुक सेल्फ केवल इतनी ऊंची होनी चाहिए जहां उपयोगकर्ता के हाथ सरलता से पहुंच सकें। अर्थात पुस्तकालय में जो बुक सेल्वेज हैं, जो पुस्तकालय निदानी है जहाँ पर पुस्तकें रखी जाती हैं वो इतनी ऊंची होनी चाहिए कि जो पाठक है उसका हाथ उस अलमारी तक आराम से पहुंच जाए। मेज कुर्सियां भी आरामदेह होनी चाहिए। प्राकृतिक प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। भंडार कक्ष में पाठकों के चलने फिरने के लिए पर्याप्त चौड़े रास्ते होने चाहिए। भंडार कक्ष अर्थात यहाँ पर पुस्तकें रखी गई हैं वहाँ पर पाठकों के चलने के लिए पर्याप्त चौड़े रास्ते होने चाहिए। यदि उपरोक्त सुविधाएं प्राप्त होगी तो ही पाठ्य सामग्री के उपयोग की गति प्राप्त होगी तथा पाठक पुस्तकालय की ओर आकर्षित होंगे, जिससे पुस्तकों का सर्वाधिक उपयोग होगा तथा जो पुस्तकालय विज्ञान का पहला सूत्र है उसकी पालना होगी। फिर पुस्तकालय के नियम विनियम। पुस्तकालय नियम इस प्रकार होने चाहिए जो ग्रंथों को अधिकाधिक उपयोग में व्यवधान उपस्थित नहीं करना चाहिए। अर्थात पुस्तकालय नियम इस प्रकार होने चाहिए जो कि ग्रंथों को अधिक से अधिक उपयोग में उनमें कोई व्यवधान उपस्थित नहीं होना चाहिए। पुस्तकालय कर्मचारीगण लाइब्रेरी स्टाफ। पुस्तकालय प्राधिकारियों की मान्यता थी कि कोई भी व्यक्ति जो किसी भी कार्य के लिए अनुपयुक्त हो पुस्तकालय का संचालन कर सकता है। पुस्तकालय प्राधिकारियों की क्या मान्यता थी कि कोई भी व्यक्ति जो किसी भी कार्य को करने के अनुपयुक्त है वह भी पुस्तकालय का संचालन कर सकता है। उनका दृष्टिकोण पुस्तकालय पाठ्य सामग्री का उपयोग करवाने के बजाय संरक्षण करना होता था। अब इस मान्यता को प्रथम सूत्र में आस्था रखने के फलस्वरूप त्याग दिया गया है। जो प्राचीन काल में था उसमें पुस्तकालय प्राधिकारियों की यह मान्यता थी कि कोई व्यक्ति जो किसी भी कार्य को करने के लिए अनुपयुक्त है वह भी पुस्तकालय का संचालन कर सकता है, क्योंकि उस प्राचीन काल में पुस्तकों का सिर्फ संरक्षण किया जाता था। लेकिन वर्तमान में इस मान्यता को प्रथम सूत्र में आस्था रखने के फलस्वरूप त्याग दिया गया है। किसी भी पुस्तकालय की सफलता तथा उसमें संग्रहित पाठ्य सामग्री का उपयोग काफी सीमा तक उसमें कार्यरत प्रशिक्षित कर्मचारियों पर निर्भर करता है। अर्थात पुस्तकालय की सफलता वहाँ पर काम कर रहे
जो भी कर्मचारी है, पुस्तकालय कर्मचारी है, जो प्रशिक्षित कर्मचारी है, उन पर ही पुस्तकालय की सफलता निर्भर करती है। आज ग्रंथालयनीयता ग्रंथालयनीयता लाइब्रेरियनशिप एक जटिल व्यवसाय है। अंततः पुस्तकालय कर्मचारियों को भली भांति शिक्षित, प्रशिक्षित, विद्वान, परिश्रमी तथा ग्रंथानुरागी होना चाहिए। पुस्तकालय कर्मचारियों को क्या होना चाहिए? शिक्षित होना चाहिए, प्रशिक्षित, उन्हें लाइब्रेरी का काम आता हो ऐसा होना चाहिए, विद्वान होने चाहिए, परिश्रमी होने चाहिए। अर्थात यदि कोई पाठक बुक को लेने आता है तो उसे बिना समय नष्ट किए वह बुक जल्दी से जल्दी देनी चाहिए तथा ग्रंथानुरागी होना चाहिए, अर्थात उन्हें ग्रंथों के बारे में पता होना चाहिए। उनको कुशल प्रशासक, विनम्र तथा जनप्रेमी भी होना चाहिए आवश्यक है। ग्रंथालयता की और श्रेष्ठ व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए उनको यथोचित वेतनमान तथा सामाजिक स्तर प्रदान करना चाहिए। पुस्तकालय कर्मचारियों को पाठकों के साथ मित्रवत व्यवहार करते हुए दार्शनिक और मार्गदर्शन की भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। अर्थात जो पुस्तकालय कर्मचारी है उनको पाठकों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। कर्मचारियों को सेवाभावी और मृदुभाषी होना चाहिए। फिर है ग्रंथ का चयन, बुक सिलेक्शन। मध्यकालीन पुस्तकालय में ग्रंथ चयन का कार्य उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं और रुचियों को ध्यान में रखकर करने के बजाय कुछ सीमित लोगों की इच्छानुसार किया जाता था। जो मध्यकालीन युग था उसमें पुस्तकालय में जो ग्रंथों का चयन है वो कुछ सीमित लोगों की इच्छानुसार किया जाता था, ना कि किसी पाठकों की या उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं या रुचियों को ध्यान में रखकर की। यदि प्रथम सूत्र को संतुष्ट करना है तो ग्रंथ चयन वर्तमान और संभावित उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को दृष्टिगोचर रखकर करना चाहिए। लेकिन वर्तमान में यदि प्रथम सूत्र के अकॉर्डिंग चले तो ग्रंथ का जो चयन है वो उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। ग्रंथ पाठक उपयोगी, सरल, आकर्षक और सुंदर होने चाहिए। ग्रंथ कैसे होने चाहिए? जो कि पाठक उनका उपयोग कर सके, ऐसे होने चाहिए, सरल होने चाहिए, दिखने में आकर्षक होना चाहिए, जो पाठकों को अपनी ओर आकर्षित कर सकें। एक महाविद्यालय पुस्तकालय में पाठ्य ग्रंथों का पाठ्यक्रम के अनुसार अच्छा संकलन होना चाहिए। एक महाविद्यालय यानी कि कॉलेज पुस्तकालय में पाठ्य ग्रंथों का पाठ्यक्रम के अनुसार अच्छा संकलन होना चाहिए और विद्यालय पुस्तकालय में बड़े टाइप मुद्रा में छपे सचित्र ग्रंथों का चयन करना चाहिए। कॉलेज लाइब्रेरी में क्या होना चाहिए कि पाठ्यक्रम के अनुसार पुस्तकों का अच्छा संकलन होना चाहिए और विद्यालय की लाइब्रेरी में सचित्र ग्रंथों का, चित्र सहित ग्रंथों का चयन करना चाहिए। निदानी व्यवस्थापन और उन्मुक्त द्वार प्रणाली, ओपन एक्सेस। निदानी व्यवस्थापन के द्वारा भी पुस्तकालय पाठ्य सामग्री के उपयोग को गति प्रदान की जा सकती है। ग्रंथों का व्यवस्थापन पुस्तकों में वर्णित विषयों के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि अधिकांश पाठक ग्रंथों की मांग विषयानुसार ही करते हैं। अर्थात ग्रंथों का जो व्यवस्थापन है, जो उन्हें रैक्स पर लगाई जाती है पुस्तकें, उन्हें विषय के अनुसार ही लगाना चाहिए, क्योंकि अधिकांश पाठक वो ग्रंथों की मांग विषय के अनुसार ही करते हैं। आधुनिक पुस्तकालय में उच्च द्वार प्रणाली अपनाकर पाठकों को ग्रंथ चुनने में अधिक स्वायत्तता अर्थात स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। इस प्रकार ग्रंथों के उपयोग में बढ़ोतरी होती है। संदर्भ सेवा पाठकों को पाठ्य सामग्री को चुनने में व्यक्तिगत सहायता तथा मार्गदर्शन प्रदान करती है। व्यक्तिगत सहायता और मार्गदर्शन पाठ्य सामग्री को चुनने में कौन सी सेवा प्रदान करती है? तो संदर्भ सेवा। इसमें मानवीय स्पर्श निहित होता है, जिसके द्वारा ग्रंथों के उपयोग को गति प्रदान की जा सकती है। संदर्भ सेवा के द्वारा उपयुक्त पुस्तक और उपयुक्त पाठक का उपयुक्त समय पर संपर्क स्थापित किया जाता है। कौन सी सेवा द्वारा उपयुक्त पुस्तक और उपयुक्त पाठक का उपयुक्त समय पर संपर्क स्थापित किया जाता है? संदर्भ सेवा के द्वारा। उचित और सक्षम संदर्भ सेवा के अभाव में अधिकांश पुस्तकालय संदर्भ स्रोत बिना उपयोग किए ही पड़े रहते हैं। उचित और सक्षम संदर्भ सेवा के अभाव में
अधिकांश पुस्तकालय संदर्भ स्रोत बिना उपयोग किए ही पड़े रह सकते हैं। अंततः ग्रंथों को उपयोग करवाने की दृष्टि से संदर्भ सेवा की भूमिका को न्यून नहीं किया जा सकता है। अगला पॉइंट है अनुरक्षण कार्य। प्रथम सूत्र को संतुष्ट करने के लिए ग्रंथों के अनुरक्षण कार्य पर भी ध्यान देना आवश्यक है। अंततः पुस्तकों की झाड़ पोंछ हमेशा होती रहनी चाहिए। पुस्तकालयों में साफ सफाई की ओर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। पुस्तकें देखने में सदैव आकर्षक और मनोहारी होनी चाहिए। उनकी जिल्दबंदी निरंतर कराते रहना चाहिए। धूल भरी, कटी फटी और बेडौल पुस्तकें पाठकों को आकर्षित नहीं कर सकती हैं। जीर्णहीन और गतिविधि पुस्तकों को अलग निकाल देना चाहिए। अनुरक्षण कार्य के अंदर यही बताया गया है कि पुस्तकालय में पुस्तकों की हमेशा साफ सफाई, उन्हें झाड़ पोंछ होती रहनी चाहिए। पुस्तकालय की साफ सफाई होती टाइम पर होती रहनी चाहिए। पुस्तकें देखने में आकर्षक और मनोहारी होनी चाहिए। उनकी टाइम टू टाइम जिल्दबंदी अर्थात बाइंडिंग करवाते रहना चाहिए। धूल भरी या कटी फटी और बेडौल पुस्तकें पाठकों को आकर्षित नहीं करती। जीर्णहीन, यदि कोई पुस्तक फटी है या जीर्णहीन अवस्था में है तो उसे अलग निकाल देना चाहिए। पुस्तकों के उपयोग को बढ़ाने के लिए उनकी ताजगी बनाए रखना आवश्यक है। अंततः उनकी जिल्दबंदी या मरम्मत होती रहनी चाहिए। पुस्तकों के उपयोग को बढ़ाने के लिए उनको कई अनुक्रमों सीक्वेंस जैसे संदर्भ अनुक्रम, पाठ्य पुस्तक अनुक्रम, प्रवेश अनुक्रम आदि में व्यवस्थित करना चाहिए। पुस्तकों के उपयोग को बढ़ाने के लिए उन्हें एक तो संदर्भ अनुक्रम में, पाठ्य पुस्तक अनुक्रम में और प्रवेश अनुक्रम में व्यवस्थित करना चाहिए। इससे उपयोगकर्ताओं के लिए पुस्तकों का उपयोग सुविधाजनक हो जाता है। इन अनुक्रमों तथा संग्रहों को समय के अंतराल से नवीनता लाने के लिए पुनर्गठित किया जा सकता है। पुस्तकालय में विशेष रूप से भंडार कक्ष में पर्याप्त संदर्शिकाओं की व्यवस्था होनी चाहिए। सामान्यतः भारतीय पुस्तकालय में प्रतिवर्ष भंडार सत्यापन की प्रथा है। सामान्यतः भारतीय पुस्तकालय प्रतिवर्ष क्या है? भंडार सत्यापन की प्रथा है। भंडार सत्यापन मतलब कि साल के अंत में यह देखा जाता है कि अपनी लाइब्रेरी में कितनी पुस्तकें हैं, कौन कौन सी पुस्तकें हैं, और उस समय पुस्तकालय जन उपयोग को बंद कर दिया जाता है और जो उचित नहीं है, और उस समय पुस्तकालय जन अर्थात जो पाठक पुस्तकालय में आते हैं उनके उपयोग के लिए लाइब्रेरी को बंद कर दिया जाता है, जो कि उचित नहीं है। भंडार सत्यापन कार्य को इस प्रकार संगठित करना चाहिए जिससे पुस्तकालय सेवाएं बिना किसी असुविधा के चलती रहे। पुस्तकालय में विशेष रूप से अबाध प्रवेश प्रणाली वाले पुस्तकालय में पाठकों द्वारा पुस्तकों का क्रम बिगड़ता रहता है, जिसको नियमित रूप से ठीक करने की व्यवस्था होनी चाहिए। यह था प्रथम सूत्र के कुछ सब पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि इन पॉइंटों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रथम सूत्र था पुस्तकें उपयोग के लिए है, बुक्स आर फॉर यूज। उसमें पहला था पुस्तकालय भवन का स्थान या निर्धारण, यानी कि पुस्तकालय जैसे कि यूनिवर्सिटी है तो उसके केंद्र में होना चाहिए। और पुस्तकालय भवन का स्थान निर्धारण कॉलेज के मेन गेट पर होना चाहिए। जो स्कूल है ना उसके केंद्र में होना चाहिए। पुस्तकालय का कार्यकाल परीक्षा के दिनों में ज़्यादा टाइम खोला जाना चाहिए, वैसे 365 दिन, और सुबह प्रातः 8 बजे से रात्रि 11 बजे तक। पुस्तकालय उपस्कर और साज सज्जा, पुस्तकालय के नियम, पुस्तकालय कर्मचारीगण प्रशिक्षित होने चाहिए। ग्रंथों का चयन पाठकों के अनुसार होना चाहिए। निदानी व्यवस्थापन, सेल्फ अरेंजमेंट और उच्च द्वार प्रणाली होनी चाहिए। संदर्भ सेवा होना चाहिए। अनुरक्षण कार्य, पुस्तकों की झाड़ पोंछ होनी चाहिए। यदि कोई धूल भरी है तो उनकी झाड़ पोंछ होनी चाहिए, बाइंडिंग होनी चाहिए। यदि कोई कटी फटी है तो उसे लाइब्रेरी से हटा देना चाहिए। तो यह था पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम सूत्र पुस्तक के उपयोग के लिए है। इसमें हमने 9 पॉइंट पढ़े। अब जो द्वितीय सूत्र ग्रंथ उपयोग अर्थ है, यह सूत्र हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आपको
ये क्लास समझ में आई या फिर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं। मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, पढ़ते रहें और मेहनत करते रहें। धन्यवाद।